ओके, सबको नमस्ते। जिंदाबाद। मैं नचिकेत बोल रहा हूँ लोकतंत्र शाला की तरफ से। लोकतंत्र शाला, जैसे कि आप सब जानते हैं, राजस्थान में एक संस्था है जहाँ लोकतंत्र के अलग अलग मुद्दों पे हम लोग चर्चा करते हैं, ट्रेनिंग्स करते हैं। और ये सिर्फ राजस्थान में नहीं, लेकिन दिल्ली में भी होता है और बहुत सारे अलग अलग जगह में भी हमने किया है। और ये पूरा महामारी से पहले ज़्यादातर फिजिकल चर्चा होते थे, जहाँ लोग आपस में फिजिकली मिलते थे। आजकल ये पूरा तालाबंदी के वजह से हम वर्चुअल चर्चा करने लगे हैं। तो ये पिछले अभी जब से तालाबंदी शुरू हो गया है, 6-7 हमारे चर्चा हो चुके हैं। एक तो पहला हुआ था डॉक्टर वंदना प्रसाद जी के साथ, जिन्होंने पूरा इसके स्वास्थ्य के जितने अलग अलग पहलू हैं उसके बारे में उन्होंने बात किया। फिर केरल में कैसे इन्होंने ये कोविड-19 का सामना किया, उन्होंने उसके बारे में विजयानंद जी, जो मुख्य सचिव रह चुके हैं केरला में, उन्होंने बात किया। और बजरंग लाल जी ने इसकी मॉडरेशन की थी। और फिर जितने मजदूर अलग अलग शहरों में फंसे हैं और बाकी जो दरअसल में क्या स्थिति है, इसके बारे में अगला चर्चा था, जहां राजेंद्र नारायणन, आनंदिता अधिकारी, अविनाश, मुकेश गोस्वामी और संजय सानी बिहार से जुड़े थे। फिर अगला चर्चा हुआ था अर्थव्यवस्था पे, कि ये पूरे महामारी से अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ रहा है, जहां प्रोफेसर प्रभात पटनायक ने बात की थी और मॉडरेशन प्रोफेसर सतीश देशपांडे ने किया था। और फिर उसके बाद सिविल लिबर्टीज पे, इसके लॉकडाउन में इस सिविल लिबर्टीज पे क्या हो रहा है, इस पे वृंदा ग्रोवर, जो एक मशहूर लॉयर है, और कविता श्रीवास्तव पीयूसीएल से, इन दोनों ने चर्चा की थी। और इसके पहले जो चर्चा हुआ था वो था कि कलाकारों और माइग्रेंट जो अलग अलग जगह में फंसे हैं, इन पे बात किया था टीएम कृष्णा और नित्यानंद जयरामन ने। और ये अरुणा जी ने मॉडरेट किया था। और आज जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि गरीबी और टेक्नोलॉजी, और ये जो अभी फिलहाल हम जो समस्या या संकट का सामना कर रहे हैं, तो इन तीनों चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में आज हैं उषा रामनाथन। उषा रामनाथन कानून के मुद्दों पे और कानून के उन मुद्दों पे जहां गरीबी से जुड़ा है, अलग अलग अधिकारों से जुड़ा है, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत काम किया है, बहुत लेख लिखे हैं, रिसर्च किया है, और इन मुद्दों पे अलग अलग जगह बात भी की है। और खास करके जो भोपाल में जो कांड हुआ था उसके बारे में, या जो सफाई कर्मचारी हैं उनके मुद्दों पे, या डेथ पेनल्टी पे, और फिर पर्यावरण पे, और जो ओवरऑल जुडिशियल प्रोसेस है, कोर्ट्स कैसे काम कर रहा है, अगर हमें न्याय चाहिए तो इसका पूरा जो ढांचा है, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने काफ़ी काम किया है। और जो यूआईडी का प्रोजेक्ट है, जो जिसे हम आधार से जानते हैं, तो इसके बारे में इन्होंने पिछले दशक में बहुत बहुत काम किया है। और सिर्फ आधार पे नहीं, लेकिन टेक्नोलॉजी के अलग अलग पहलू क्या हैं और इससे हमारे जीवन पे क्या असर पड़ता है, खास करके हमारे जो अलग अलग स्वतंत्रताएं हैं, इस पे क्या असर पड़ता है, इन चीज़ों के बारे में इन्होंने बहुत काम किया है। और इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में के रिपोर्टर भी रह चुके हैं, अलग अलग पॉलिसी मुद्दों पे इन्होंने इनपुट्स दिया है। भोपाल में एक नेशनल जुडिशियल एकेडमी है, जहाँ जो कोर्ट में जो जज होते हैं उनका ट्रेनिंग होता है। तो भोपाल में एक है जहाँ ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग हाई कोर्ट से आते हैं ट्रेनिंग लेने, वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग दिया है जज को। और ऐसे ही दिल्ली में भी एक जुडिशियल एकेडमी है, जहाँ इन्होंने जो न्याय और गरीबी को लेके और न्याय और टेक्नोलॉजी को लेके, इन दोनों मुद्दों पे इन्होंने ट्रेनिंग दिया है।
इसके अलावा 2002 में प्लानिंग कमीशन ने प्राइवेसी पे यानी निजता पे एक एक्सपर्ट ग्रुप किया बनाया था, जिन्होंने प्राइवेसी पे एक रिपोर्ट दिया था। तो उस ग्रुप के ये सदस्य थे। और ऐसे ही 2003 से 2004 में जो डीएनए है, तो डीएनए को प्रोफाइल करने, मतलब जैसे हमारा फिंगरप्रिंट सबका अलग अलग होता है, वैसे डीएनए अलग होता है। तो इसको लेके सरकार कुछ जो करना चाह रही थी आगे, और इसका जो कानून बनाना था उस पे एक इन्होंने कमेटी बनाई थी। उस कमेटी के भी सदस्य थे। और 2000 सॉरी ये 2013-14 में था। और 2013-14 में ही ऐसे ही प्रधानमंत्री का एक और कमेटी था, जिसमें आदिवासियों के स्थिति पे एक रिपोर्ट दिया, और उस कमेटी के भी सदस्य थे। और 2014 में इन्होंने वो रिपोर्ट दिया है। और एक्सेस नाउ एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, और इन्होंने इनको मानव अधिकार हीरो का एक अवार्ड दिया है हाल ही में, पिछले साल 2019 में। और इनके साथ चर्चा करने के लिए, मॉडरेशन करने के लिए हमारे साथ अपार गुप्ता हैं, जो एक वकील हैं और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन पे। और इन्होंने विदेश में, यूएस में एक यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, जहाँ से इन्होंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। और लगभग एक दशक ये वकील रह चुके हैं, कोर्ट में इन्होंने जाके केस लड़ा है। और बहुत सारे मतलब जो लॉ फर्म्स हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े केस जाते हैं, ऐसे इन्होंने लॉ फर्म्स करंजावाला एंड कंपनी, और फिर एक पार्टनर थे अडवाणी एंड कंपनी में। और इन्होंने भी अलग अलग जगह पे, जैसे नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में इन्होंने कोर्स लिया है कानून और टेक्नोलॉजी के बारे में। और 2015 से इन्होंने लोगों के मुद्दों को लेकर इन्होंने काफी केस के लिए काम किया है अलग अलग कोर्ट में। और लोगों की निजता के अधिकार के बारे में, या डिजिटल राइट्स के बारे में, और सेंसरशिप के बारे में। जैसे कश्मीर में काफी समय से इंटरनेट बंद था, तो इन इन सारे मुद्दों पे इन्होंने काफी काम किया है। और एक और नेट न्यूट्रलिटी मुद्दा है, जिसमें ये मुद्दा ये था कि जो ज्यादा पैसे देंगे उनका इंटरनेट, उन वेबसाइट का स्पीड ज्यादा रहेगा। तो मान लीजिए फेसबुक बहुत ज्यादा पैसा अगर डालेगी तो फेसबुक आपका फास्ट चलेगा। लेकिन मान लीजिए कोई दूसरा वेबसाइट है जो आपको खबर दे रहा है, और वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसे देना, तो उनका इंटरनेट स्पीड स्लो होगा, उनका वीडियो आप देख नहीं पाएंगे। तो इन सारे मुद्दों पे इन्होंने काफी काम किया है। और हाल ही में जो प्राइवेसी का एक कानून है, डेटा प्रोटेक्शन का, जो हम सब आजकल स्मार्टफोन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो इस पे जो कानून बनने वाला है उस पे इन्होंने काफी काम किया है। तो बस मैंने अभी काफी समय ले चुका हूँ, तो अभी मैं अपार और उषा को बोलूंगा कि वो अपना बात रखें। धन्यवाद। नचिकेत, उस इंट्रोडक्शन के लिए और परिचय सबको देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आप सबसे जुड़ रहा हूँ, और संडे का दिन है, तो मैं यही गुजारिश करूंगा कि आपके जो जो प्रश्न हैं वो भेजते जाइए, क्योंकि ये चर्चा काफी टॉपिकल है। मतलब अभी जो हमारा सारा समाज जिस चीज से निकल रहा है, उसमें सरकार बार बार बोलती है कि टेक्नोलॉजी जो है, जो मोबाइल फोन जो है और इंटरनेट जो है, उसके साधन से हम ये महामारी को हटाएंगे और इससे डील करेंगे। तो इसके बारे में उषा जी से तो बेहतर कोई है ही नहीं जिनसे हम बात करें इन मुद्दों के बारे में। तो जब मैं ये कॉन्वर्सेशन मॉडरेट करूंगा, जैसे 1 घंटे की है, उसमें मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं आधा पौना घंटा तो कम से कम उषा जी के साथ बात करूं पहले, और फिर 15 से 20 मिनट आपके जो सारे प्रश्न पहले आए हैं और जो आप अभी फेसबुक लाइव पे भेजेंगे, वो मैं उषा जी की तरफ रखूं, और वो अपने
जो नचिकेत ने जैसे आपको बताया है, उनका जितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने एक्चुअली इन मुद्दों पे ग्राउंड पे काम किया है, कोर्ट में काम किया है, कोर्ट में देखा है इनको, और काफी एक्टिविस्टों के साथ जुड़ी हैं, और ये जो सारी मूवमेंट्स है, ये जो सारा अनुभव है उनका, उसके बेसिस पे वो बताएं कि ये टेक्नोलॉजी भी जो है, ये मोबाइल फोन भी है, उसका कैसे हमारे स्वतंत्रता से जोड़ है, और इसमें क्या क्या अलग अलग विभिन्न हिस्से हैं। तो मेरा उनसे पहला प्रश्न होएगा, उषा जी आप हैं अभी हमारे साथ? अगर आप अनम्यूट कर लें अपने आप को, सब सुन पाएंगे। उषा, विल बी स्टार्टिंग द कॉन्वर्सेशन नाउ। आई थिंक सो मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है, हाउ डू यू व्यू द पैंडेमिक? डज द मेटाफर ऑफ वॉर एक्सप्लेन व्हाट इज हैपनिंग? मैं एक बार हिंदी में भी दोहराऊंगा कि ये जो महामारी हो रही है वो आप कैसे देखते हैं? और काफी लोग इसको बोलते हैं हम एक युद्ध लड़ रहे हैं, हम जैसे एक युद्ध के बीच में हैं। और कभी कभी तो ऐसे ही लगता है, क्योंकि मेरे माता पिता भी बोल रहे थे कि पर युद्ध में भी हमें 1.5 महीने तक घर में तो बंद किया नहीं था। तो आप इसे कैसे देखते हैं? I'm going to first apologize that I'll be speaking in English. Part of the reason is because some of these words I really can't find in Hindi, and there's no point in my jumping between the two, so I'll leave it to you to do some part of the translation. So the first thing is that I think this metaphor of war is completely misplaced. It is not a war, it is a humanitarian crisis. Some of this crisis has been caused by the virus. Some of this crisis has been caused by the response to the virus. We may not be able to control what the virus does till science produces some responses for us. But we can certainly control what we do, which will ensure that the humanitarian crisis is not increased, that it doesn't get worse, that state action, that not only state but also non-state action, meaning people with people, that we don't act in ways, and that the state certainly does not impose policies on people which will increase the problems, increase the humanitarian issues that already exist because of the virus. Usha, I'll stop you for a second and just repeat it in Hindi. I'm sorry. ठीक है? Shall I just do those 2-3 then you can? हाँ, ठीक है, आप ऐसे करें. So the one thing that I want to say is that Mr. Harish Salve, who's a senior lawyer in the Supreme Court and who's listened to very carefully by the court, who is considered a constitutional lawyer, he has said that this is a war, and in a war, there are no rights. And since there are no rights, the court should not interfere, and you should just leave it to the executive to do what it wants to do. I think we really need to rethink and reintroduce some of those who are speaking the Constitution to the Constitution itself. First of all, this is not a war. Secondly, even during a war, the state will only take away as much rights as is necessary for them to conduct the war. And thirdly, a war is fought so that people can have rights. A war is not fought on the shoulders of people's rights. So I think we need to be clear about this. That's the first thing. If you want to say it, you can. तो उषा जी ने हमें अभी सबसे पहले ये बताया कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, ये जो महामारी से के वजह से लोगों को खाना नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा, लोग काम नहीं कर पा रहे, ये एक बहुत संकट की चीज है जो हम सब इकट्ठे गुजर रहे हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव जिन लोगों पे हो रहा है, उन लोगों पे हो रहा है जो जिनके पास पक्के घर नहीं है, जिनके पास खाने, जो अपना खाना डे टू डे बेसिस पे करते हैं। पर ये जो साइंस का जो रिस्पॉन्स है, हमें उसके साथ जाना पड़ेगा। और ये जो क्राइसिस से हम निकल रहे हैं, तो ज्यादातर ये जो क्राइसिस से हम निकल रहे हैं, ये हमारी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसे और बुरा नहीं बनाना चाहिए। इसमें ऐसे उन्हें स्टेप लेने चाहिए कि हमारे संवैधानिक अधिकारों की पाथ के थ्रू जाए। उन्होंने एक हरीश साल्वे जी का एग्जाम्पल जो उन्होंने स्पीच दी है उसके थ्रू बताया कि हरीश साल्वे जी एक बहुत माननीय वकील हैं जो न्यायपालिकाओं में काम करते हैं। उन्होंने बोला है कि हमारे जो ये संवैधानिक अधिकार हैं इस महामारी के
अंदर इनका कोई महत्व नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस, और हम एक जंग लड़ रहे हैं। तो जंग के अंदर हमारे संवैधानिक अधिकारों की कोई वैल्यू नहीं होती, वो मतलब ऐसे हो जाते हैं, वो त्रस्त हो जाते हैं पूरे। पर अगर देखा जाए कि अगर हमारे पास अधिकार ही नहीं होंगे, और वो जो बोल रहे हैं हमारे संविधान, जो अगर हम अच्छी तरह पढ़े, वो भी ये बोलता है कि हमारे अधिकार जो होते हैं वो हमेशा के लिए होते हैं, वो रहते हैं। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम एक जंग लड़ रहे हैं, वो इसके लिए भी बोलते हैं कभी कभी कि हमारे जो अधिकार होते हैं इस समय पे वो हमसे हट जाते हैं और छिन जाते हैं। और अगर ये छिन जाते हैं और हट जाते हैं, ये जो संकट जो हम सब गुजर रहे हैं, जिससे हम गुजर रहे हैं, वो और बुरा हो जाता है। उषा जी, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे 19-20 हुआ होगा, पर मैं होप करता हूं कि ये लार्जली एक्यूरेट है। अगर इनएक्यूरेट है, आप हमेशा करेक्ट कर लीजिए और सप्लीमेंट कर लीजिए। So basically, I just want to make a distinction. A humanitarian crisis, it's caused by two things. One is by the virus, and the other is by our action, including state action in a big way. So I think the most important thing in that is to say first that we have rights all the time, and any shrinking of rights can only be as much as you cannot avoid taking away. And the second thing is that the humanitarian crisis, which is created by the state and by people in our treatment of each other, for instance, the middle classes in relation to migrant labor or the homeless, that can definitely be contained. There is no need for that humanitarian crisis. Yeah. Second thing is on social distancing. This is another language that has come in. I think all of us have found that this is hugely problematic. We might have said, the social distancing, if it's meant to convey that we have to protect ourselves and other people from getting infected, then social distancing is certainly not what we should be suggesting. If we look at the announcement of each lockdown, we find that they're saying people who have houses, who are able to take care of themselves in their houses, distance yourself from the rest. But we know that whether it is in slum areas, whether it's for homeless people, whether it's for migrants who are trying to get back, there is no question of that distancing happening. It is actually, we are talking about physical distancing. And if we had acknowledged this physical distancing, then we would have said that since it can't happen for the poor, what is it that we need to do so that they too are protected? So social distancing has distorted. I mean, in this country, we find social distancing so easy. We do it when we have, when it is Dalits, we will there will be social distancing. When it's Muslims, there will be social distancing. When it's Adivasis, it will be social distancing. It's very easy for us because we do it all the time anyway. But when we take responsibility, it has to be in acknowledging that if physical distancing is necessary, there are large classes of our people who cannot physically distance themselves. So what are we going to do to help them protect themselves? तो ये दोहराने के लिए उषा जी ने हमें ये भी बताया कि जो हम पे ये सारा प्रभाव, ये संकट हो रहा है, उसके दो कारण हैं। एक तो सामाजिक कारण है, जिसमें ज्यादातर जो मध्य वर्ग है समाज के, मिडिल क्लासेस जिन्हें बोला जाता है, वो भी कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जिसके वजह से हमारे अधिकारों में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, और हमारी जो ये सारे संकट हैं वो बढ़ रहे हैं। और दूसरा स्टेट रिस्पॉन्स है, जो सरकार का रिस्पॉन्स है, तो उसके वजह से हो रहे हैं। और ये दोनों जो रिस्पॉन्स जो होते हैं, ये डिस्टिंक्शन बनाई है, ये इनका प्रभाव हमारे अधिकारों पे पड़ता है। अब ऐसे समय पे अधिकार हमारे जो हैं वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हट जाते हैं, थोड़ा अधिकार में श्रिंकिंग होती है, मतलब थोड़े कम हो जाते हैं, पर हमारे अधिकार हमें कोई देता नहीं है। हम अपने अधिकार के साथ हम जन्म लेते हैं। बिकॉज अगर देखा जाए इंसान जो होता है, उसके मानव अधिकार भगवान भी नहीं देता, संविधान भी नहीं देता, वो उसके साथ ही प्रकट होता है, क्योंकि इंसान के लिए वो मानव अधिकार के बिना वो इंसान नहीं रहता। दूसरी चीज, ये जो
हम सारी बात करते हैं ये सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में कि घर में बैठो और जगह में रहो, वो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं। और जैसे मैं अभी इस कमरे में बैठा हूं, आप देख सकते हैं इसकी 4 दीवारें काफी बड़ी हैं, ये ज्यादातर लोग नहीं कर सकते हमारे देश में। तो हम जब सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हम काफी बारी ये नहीं मान पाते कि भारत में ऐसा देश है जिसमें इतनी डिस्पैरिटी है, मतलब इतने विभिन्न अंग हैं, जिसमें काफी बारी लोग ऐसे अपनी जीवन जी रहे हैं जिसमें वो बहुत उनके पास ये डिस्टेंस ही नहीं है, फिजिकल डिस्टेंस ही नहीं है। आप ऐसी जगह में रह रहे होंगे जहां आपके पड़ोसी जो हैं और उनके बीच में और आपके बीच में इतना डिस्टेंस ही नहीं है, इतनी जगह ही नहीं है आपके घरों के बीच में कि आप ये डिस्टेंसिंग भी पाल नहीं सकते। तो ये एपिडेमिक की प्राइमरी स्ट्रेटेजी जो है, महामारी से डील करने की प्राइमरी स्ट्रेटेजी जो है, जिसमें बोलते हैं कि एक दूसरे से दूर रहो तो महामारी फैलेगी नहीं, ये थोड़े इसमें संकट है। और ये जो सारी बात कर रहे हैं हम सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में, जो हम एक दूसरे से थोड़ा फर्क रखें, थोड़ी डिस्टेंस रखें, वो ये भी तो ये थोड़ा इसमें और भी एक पहलू है, क्योंकि ये भारत में जितने हमारे दूसरे विभिन्न वर्ग हैं, समाज के विभिन्न वर्ग हैं, जैसे आदिवासी हैं और हमारे जो देखिए रिलीजियस डिनोमिनेशन है, जैसे मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, तो ये हमें एक समाज की तरह अलग अलग बिखेर देगा, जाकि हमें एक साथ रहना और ये एकता के खिलाफ होगा थोड़ा। तो मेरे को लग रहा है टूटी फूटी हिंदी में और टूटी फूटी ट्रांसलेशन में मैंने थोड़ा तो समझाने का प्रयत्न किया है, पर अगर इसमें कोई दिक्कत हो आप प्लीज फिर से दोहराइए उषा जी, और मैं फिर से इसको समझाने का थोड़ी कोशिश करूंगा। No, Apar, I'm not going to do any correcting. You're doing it by translation of what I'm saying. Your translation will read. So we'll bring it in the discussion. अच्छा जी। The third thing is that, see, this is a virus that is spreading across the country, but the whole emphasis in this country has been on treating this as a law and order problem, and therefore locking people down, filing cases against people. See, everybody wants to stay well. People would follow the rules if they recognize what those rules mean. And what we actually have now is because it is law and order, I think that's the most important. This is not a law and order problem. The police is not the agency to be dealing with this. Where is the administration? I think it's a question that we really need to raise. In Kerala, you had the administration on the ground, and it has made a huge difference to how it was dealt with. So this idea that obedience is the most important thing of everybody, and if you don't obey, then you're committing a crime, is what has resulted in everyone being charged with Section 188, where they'll say that any order that is given by a public servant, in this case it's the policeman, will have to be obeyed, and disobedience means that you're going to be criminally charged. We are also seeing what is happening, for instance, in the Tablighi case, where this is not innocent at all. There are many other places where there have been collectives during that time. It's unfortunate that in Nizamuddin this happened for them. None of them came here saying that we want to take this virus and spread it in different places. There are many people who come from different parts of the country. You find that in Indore, for instance, they say that it's because people traveled back and that's why it's happened. Recently, you find that there are other pilgrims who've gone back to the Punjab and found that they are infected. This is not being done so that you can spread it. Now, filing cases against them, charging them with various kinds of things. I'm not, this is completely perverting the way in which any kind of health epidemic should be dealt with. And it is deepening institutional biases, which is a very dangerous route to go. So, उषा जी ने जैसे हमें अभी बताया कि ये महामारी का सारा रिस्पॉन्स जो है, जो सरकार का है, काफी सरकारों का है, वो जन स्वास्थ्य की तरफ नहीं है, वो कानून, प्रशासन और पुलिस का इस्तेमाल करके है। और इसके उन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं
जैसे लोगों को, अगर आप घर में नहीं बैठते, आप अगर बाहर जाएंगे तो आप अगर बात नहीं मानेंगे प्रशासन की तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो सरकार का सारा रिस्पॉन्स है वो जैसे इससे डील कर रही है, जैसे बता रही है लोगों को कि उन्हें क्या मानना चाहिए क्या नहीं मानना चाहिए, इससे काफी तकलीफ आ रही है। तो इसमें अगर आप देखें कि अगर निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात की पूरी वो कांग्रेगेशन हुई थी, जब वो सब आके मिले थे, उसको किस तरीके से मीडिया में, किस तरीके से प्रशासन ने दिखाया है, उससे यही लगता है कि हम बोल रहे हैं कि ये कोरोना वायरस जो किसी को भी हो सकता है, और ये क्योंकि ये इन्फेक्शियस है, मतलब ये किसी को भी हो सकता है। और बोला है कि ऐसी सरकार की ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, लोगों ने ऐसा दिखाया गया है कि उन्होंने जानबूझ के ये वायरस सबसे पहले वो खुद इन्फेक्ट हुए और उन्होंने ये पूरे देश में फैलाया। पर ये तो बिल्कुल गलत है जो सरकार बोल रही है, क्योंकि तबलीगी जमात में जो लोग गए, जो लोग मिले, उन्होंने तो ये कभी नहीं कहा कि वो करना चाहते हैं ये, और ये तो किसी को भी हो सकता है। तो हम जो ये जन स्वास्थ्य की दिशा से हमें ये कोरोना वायरस का एपिडेमिक देखना चाहिए, सरकारों को देखना चाहिए, वो इसे लॉ एंड ऑर्डर के नजरिए से देखते हैं, जिसके अंदर अगर आप बात नहीं मानते आपको जेल भेजा जाता है, सेक्शन 188 आईपीसी के अंडर। और इसके वजह से जो हमारा सरकारी रिस्पॉन्स होएगा, सरकारी नीतियां होंगी, वो इसको सही तरीके से, जो लोगों पे संकट हो रहा है वो सही तरीके से उसको कम नहीं कर पाएंगी। You're on mute, Usha ji. Yeah. This period of what has been happening, what marks it in terms of how, in terms of what we are seeing around us? One, fear. Fear of the virus, fear of the police, and various kinds of fears that have come in, for instance, for persons, especially for migrant workers, fear that they won't be able to get back home, fear that, fear of what will happen with them, fear about whether you're going to get the next meal or not, fear about the future. It's completely marked by fear. And this is what needs to be dealt with when a state's job is to deal with fear which exists among the people, not increase the fear, exacerbate it. Second is anxiety, which is very closely linked. The third is ignorance. Actually, about the virus, there is a lot of ignorance. All of us understand that. But when there is ignorance all around, and even about public policy and what it will do and what it will mean, there is ignorance that we are seeing within the state apparatus, which is not very reassuring. And I think if the state learns to be more transparent and open, we'll find that that fear of the state's ignorance may get allayed a bit. The next is absence of trust. If we see the number of people who are, running away, hiding. Now, if I'm unwell, the first thing I'll think of doing is I'll be happy if I can get some assistance. Why is it that people are not feeling confident to be able to take that help, to take that medical help? They're not doing it because they are criminals. They're doing it because the system is not inviting them to come in and take the assistance of that system. Then there is the prejudice, which we just talked about. There is stigma, and you're seeing this not only from the state and the way the state is treating people. Because if you look at prejudice, when you had the amendment that was made to the Epidemic Diseases Act, the Epidemic Diseases Act acknowledging that people who are carers, who are medical professionals, who are nurses, that they should not be attacked. Sure, it's important. But whether you do it through criminalizing people or you do it through better administration so that they get the support that they need is a different question. But it's equally important to recognize that other forms of discrimination and other violences perpetrated against others has found no place in this at all. So the way the Muslim vendors, for instance, have been treated, the way residents' welfare associations are demanding things of people who stay in these housing colonies, these are not even acknowledged by the state. And that doesn't increase trust in any way. And the last thing is, in this context, is this absence of dignity. There is something, you can treat
you can treat a disaster with dignity. To have all those sites and, poverty and class-based responses, with how we treat persons we see in conditions of poverty, how power treats poverty. That's one of the most tragic things that we see here, where people get beaten up, they're asked to, hold their ears and sit, do their sit-ups. The way in which the police has been allowed to believe and has been asked virtually to exercise its power to control people, it's been so lacking in dignity that I think we really need a revamp of the way we think about ourselves. And these were invisible before. They've got terribly visibilized now. And if this visibility doesn't help us rethink how we respond to each other and what poverty has come to mean in our context, it would be a tragedy. I think that will be an added tragedy to all of this. उषा जी, इसके बाद हम थोड़े टेक्नोलॉजी पे भी बात करेंगे, ठीक है, यंत्र पे बात करेंगे, पर मैं एक बारी आपकी बात एक बारी हिंदी में I'll just do one thing. There are a few other things I want to say. I'll just say them all at one shot. हाँ जी, हाँ जी, हाँ, हाँ. Just be a brief at the end. Yeah. ठीक है जी. हाँ. So one of the questions that has come up is, does the Supreme Court, especially, and do courts have to pull back because this is only about the executive and what it needs to do, and that the court really has no role in it? I find it completely amazing that the Supreme Court has actually told people of this country that they are redundant at a time like now. And no institution, I thought, and certainly not a court, would admit to a kind of belief that they are redundant at any time. I just want to clarify this, that after ADM Jabalpur, which was the most infamous case in our constitutional history during the emergency, when the court said, okay, you all have rights, but you don't have a remedy if your right is taken away, and so we can't come to help you at all. Between then and our privacy judgment in 2017, a lot has changed. There is no such thing as a suspension of rights. There is no such thing as a suspension of the remedy when a right is taken away. People have, and I just want to list out a few things. The lockdown itself, in Malawi, you've had a questioning of this lockdown, and the judge there has asked the government to come and explain why they decided that this kind of lockdown was necessary and what it does to human rights. You have the idea that you don't let the migrants travel home. In fact, in retrospect, and I think we need to reassess and reanalyze all of these things and recognize it when we made a mistake. If the state made a mistake, the state should be willing to accept it was wrong. Keeping the migrants back in the city made them more vulnerable than if they had been allowed to go back home. Because as we can see, many of these, the kinds of places where this spread, those were not the places where the migrants were. But by keeping them within the city, they've actually been rendered vulnerable. So it was important to hear these questions and figure out why the government was making certain decisions so that there could be a reasoned constitutional approach to this. We've seen that, they've been saying in about 50,000 people in the slums of Worli and Dharavi are going to be given hydroxychloroquine. And there are all kinds of side effects to this. It is known. This is not known to necessarily help with, in fact, there are many questions about whether it helps with COVID at all, but they've carried on nevertheless. And they're because it's the slums, and you tell them, we will take their consent and we will carry on. I think in the past 10 years, we've understood what consent means. Even with Arogya Setu, which we'll go to, they talked about consent. It's become mandatory in no time. The poor are being asked to stay inside. Those in slums are being asked to stay inside their little 10 by 10 places, and they'll be told what they need to take or not take. Experimenting on the poor is completely unacceptable. I think we just have, and the court needs to step in to say that. At one point, migrants were told, you can come home, you can come to work, which means we are not going to let you, after the first lockdown, we are not going to let you go home, but you can register, give your ID number, give your skill, and we'll send you straight on to work. Fortunately, that has been changed, and migrants are going to be allowed to go back home now. I think we need to recognize, and the court needs to sit up and say that migrants are not, and workers are not just workers, workers are citizens too. And all the rights that a citizen has, migrant workers too have.
In Gujarat and in Rajasthan, they've decided that, they pass these laws which say that workers will now have to work for 12 hours every day, not 8 hours, but 12 hours. And for the additional hours, they'll get paid like they get paid for the first 8 hours. No overtime, no nothing, and no choice. They just have to work. Now, this reduction of a person who is working into just labor and their labor, and to use it when they want it and to discard it when they don't, this is again something that a court needs to step in. Bhopal gas victims, the hospital to which they could go to get treated, they said, no, that's only for COVID victims. And now you find that 12 out of the 13 people who died in Bhopal are people who are victims of the Bhopal gas disaster. They should have had special treatment because they are so additionally vulnerable. Instead, many of them were sent back, and we've seen what consequences it's had. And the last thing I want to say here is the whole idea of federalism. The center is acting like it controls not just the people, but also all the states. And this idea that federalism doesn't exist and it is a kind of, control, actually the constitution is completely being set at naught. We must remember that if we don't get these answered now, we may never get the answer. Because if you look at what happened with demonetization, it was questioned, they deferred it, and they have never answered it. And there are many questions left to be answered about demonetization. And just the last thing now is, what are the kind of problems that this has shown up, COVID has shown up? The first is something that the Niti Aayog has called disintermediation. Disintermediation is where they say that administrators, bureaucrats, should not go to the field. Because if the bureaucrat meets the local person, then there is a chance for corruption. So the bureaucrat stays, the administrator stays behind a screen, and the information will come through the use of that technology, because data will be fed in, they'll see the data, and that's how they know the people. And the people apparently don't need to know them at all. So this idea of disintermediation has actually resulted in complete helplessness among the administration, because they don't know the people now. In states where this disintermediation has not worked, you find that where the local administration is working, and that local administration feeds into the higher administration so that policy can be made to meet what is needed on the ground, those are the places where there has been a good response to this virus. In other places, you find that administrators don't know the people, people don't know the administrators. Whatever technology produces, whoever feeds in data, that's what we are going to bank on. I'll say one more thing and then stop. I think we need to recognize that decentralization and local relevance is something that has to be brought back. Invisibilizing problems, that actually this migrant, people, we kept pretending like the migrant workers don't exist. Now we know they do. And we know, for instance, this Interstate Migrant Workmen's Act was brought in 1979 because there were large numbers of people who were being brought by contractors, and principal employers were using them. There were supposed to be registers which would maintain, how many of the migrant workers have come in, who is employing them, for what period of time. These, in almost every state, these registers are empty because nobody wants to follow what this law dictates. If the government had been serious about its own law, then they would have known how many migrant workers there are and what they need to provide for. This time, there was no such thing. And the last thing that I think we need to have, and we'll come back to this at the end, this idea of the market economy, COVID has completely killed it. And I think it's time people recognized it. When we look out of and on another note, when we look out of the window, it's, the birds are, chirping, and there is clean water flowing. It's happening now because our policies were terribly wrong all these years. And to say that, we need to quickly get the economy back on its feet and we need to start doing the same things that we were doing before, I think that would be a disaster compounded by a further disaster. And the last thing now is that I think there have been, the people in this country have suffered various illnesses.
various kinds of health conditions over the years, over the decades. And in recent times, we have found that there has been a shrinking of public health services. And it's plain that, and now we find that when the COVID comes, everything gets taken on to the COVID and there is nothing else left for, but we can see the problems that have arisen. Many of those problems have to do with the model of development. In Delhi, lung cancer grew with pollution. So I think we should stop pretending that this is only something that's coming in. This is a time, humanity has never been given such a chance before, that we have 2 months in which we can sit and restore sanity to our heads. That's what we need to be doing now. Now we'll move on to technology part. मुझे इसको थोड़ा संक्षेप में मैं हिंदी में बता दूंगा, क्योंकि हमने काफी कवर किया है। मैंने इस बारी अच्छी तरह नोट लिए हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं थोड़ा अच्छी तरह बता पाऊंगा। तो इसमें एक सोचने का ढंग जो है कि हम कैसे सोचे महामारी के बारे में, इसमें 5 बहुत अहम तत्व रखे उषा जी ने। उन्होंने सबसे पहले बताया कि आजकल क्या हो रहा है, ये 5 तरीकों से बताया, और हम किस चीज का अनुभव कर रहे हैं। सबसे पहले तो एक डर फैल गया है हम सबके अंदर, और ये डर महामारी से भी तो फैला है, पर हमें सरकार का भी डर आने लगा है कि हम बाहर जाएं ना जाएं, काम करें ना करें, और ये इसके लिए भी हो रहा है। और ये दूसरी चीज उन्होंने बताई, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इग्नोरेंस एक चीज है जो फैल गई है, पर वो सरकार में भी देखी जा रही है, क्योंकि वो खुद नहीं जानती और वो खुद नहीं बता रही सही तरीके से कि वो क्या करना चाहती है, क्या नहीं करना चाहती। और इन दोनों वजहों से हमारा जो सामाजिक भरोसा है, एक दूसरे पे भरोसा रखते हैं, सरकार पे भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और जब भरोसा कम होता है तो क्या बढ़ता है? उन्होंने चौथी चीज ये बताई, प्रेजुडिस आने लगा है। मतलब ये पक्षपात जो है, हम इससे बात नहीं करेंगे, हम इससे खरीदेंगे नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, वो हमसे थोड़ा डिफरेंट है, वो मतलब उसके पास पैसे कम है, उसके पास पैसे ज्यादा है, वो दूसरी जात से है, वो जातवाद फैलने लगा है। और इस सब का प्रभाव बहुत एक अहम तरीके से 5वीं चीज उन्होंने बताई, वो हम सबके अंदर के डिग्निटी पे होता है। वो एक जो एक गौरव होता है ना, मतलब अच्छा वाला गौरव, जिसके अंदर हम दूसरे हमें चाहिए होता है हमारा काम करने के लिए, दूसरों को दबाने के लिए नहीं, और हमें जीने के लिए डिग्निटी जो होता है वो थोड़ा कम होने लगा है। और ये सबसे ज्यादा किस चीजों पे, किन लोगों पे देखा जा रहा है? उन लोगों पे देखा जा रहा है जो गरीब है हमारे देश में, जो आप सब मीडिया से देख पा रहे हैं, या आपके दोस्त लोग हैं जो मतलब जिनके पास थोड़ा कम है, उन पे ये प्रभाव ज्यादा पड़ रहे हैं। तो इस चीज में उन्होंने बोला कि न्यायपालिकाओं की और सर्वोच्च न्यायपालिका जो है हमारी, उसका क्या इंटरवेंशंस हुई हैं, क्या उन्होंने अपना रुख रखा है, वो इन चीजों को हटाने के लिए नहीं हुआ है। और उनका रोल जो है, जो हमारे संवैधानिक अधिकारों को सही तरीके से बताए सरकार को कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और अगर आप ये गलत काम कर रहे हैं जो अधिकारों पे हमारे इम्पैक्ट कर रहा है, जो उनको हटा रहा है, तो आपको इनको कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज हमने देखा, इसमें उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल लिए। एक तो प्रवासियों का एग्जाम्पल लिया, माइग्रेंट वर्कर जो हैं, जो इधर से उधर जा रहे थे, तो सरकार की हाँ में हाँ मिलाई है ज्यादातर, अगर देखा जाए सर्वोच्च न्यायालय में। और सरकार ने भी क्या किया है, जैसे हम जानते हैं कि बस्तियों में, जैसे धारावी है या दिल्ली में काफी बस्तियां हैं, उनमें बोला है कि हम एक अनटेस्टेड ड्रग थेरेपी, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक्वाइड, HCQ जो होता है, वो टेस्ट करी जा रही है, और ये फिर से जन स्वास्थ्य से लिंक्ड नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है जो गरीबों पे की जा रही है। अगर देखा जाए, जो कारखानों में लोग काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसे ही देखा जा रहा है कि वो लोग नहीं है, उनको देखा जा रहा है कि वो सिर्फ कारखानों के वर्कर हैं। जैसे गुजरात में बोला गया है कि वो 12 घंटे काम करें, जैसे देश प्रगति करे और सब हमारी सारी इकोनॉमी चलती रहे,
तो हम लोगों को कैसे देख रहे हैं? हम अपने मजदूरों को देख रहे हैं कि वो मजदूरी के लिए ही बने और उससे आगे नहीं देख पा रहे हैं। और फाइनली अगर आप देखें कि हमारी हेल्थ केयर रिस्पॉन्स भी है, उन्होंने एक उदाहरण लिया, जैसे भोपाल का उदाहरण लिया, तो उधर एक हॉस्पिटल जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जो लोगों को हेल्थ केयर चाहिए था, जो सर्विसेज चाहिए थी, उसमें ये बोला कि कोविड रिलेटेड पेशेंट के लिए ही है, ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले उनके लिए नहीं है। और बाद में आंकड़े निकले कि कौन लोग कोविड से ज्यादा प्रभावित हुए हैं, ज्यादा उनकी जाने गई हैं, वो तो यही पता लगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी विक्टिम थे वो। तो ये जो सरकारी नीतियां हैं और सर्वोच्च न्यायालय का रुख है, वो बहुत बहुत गलत है। और ये इसके लिए भी गलत है, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखी कि फेडरलिज्म और लोकल, मतलब आपका स्थानीय प्रशासन जो है, उससे सही तरीके से हम ये हमारी जो सरकारी नीतियां हैं वो सुन नहीं पा रही है। क्योंकि जैसे नीति आयोग भी है, वो बोल रही है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसको हटाना पड़ेगा लोगों से, और ये सब सेंट्रल प्लानिंग करनी पड़ेगी और कोऑर्डिनेशन करनी पड़ेगी। मतलब अगर कोई बाबू बैठा हुआ है चेयर पे और वो जानता भी नहीं है कि क्या हो रहा है किसी जिले में, वो नीतियां बनाएगा और वो देखेगा कि क्या हो रहा है। और जो आपके लोकल लोग हैं वो ये नीतियां नहीं बनाएंगे, और वो ये आपको वो इसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। और फाइनली उन्होंने एक और चीज बताई, उन्होंने बोला कि वो अंत में इसके बारे में और बात करेंगी कि ये जो हम बात करते हैं, हमारा जो समाज आज की दिन पे बन गया है, जिसके अंदर आप हर चीज के लिए पैसे देते हैं और तब आपको उपलब्धि मिलती है, इसमें भी कुछ संकट है। क्योंकि अब जब हम घर में बैठे हुए हैं, बहुत सारे मध्य वर्ग के लोग बोलते हैं, देखो हवा कितनी साफ हो गई है, यमुना में झाग नहीं है और चिड़ियाएं सारी फिर से गाने लगी हैं। तो ये इसके लिए होने लगा है क्योंकि शायद हम थोड़ा काम कम करने लगे हैं जो हम पहले कर रहे थे, जिसके वजह से नेचर और हमारे इन्वायरमेंट और हमारे हवा, पानी और खाने पे प्रभाव पड़ रहा था, जिससे हमारे जन स्वास्थ्य पे प्रभाव पड़ रहा था। और वो काम क्या थे? ये लेन देन के काम ही तो थे, जिसमें हर चीज के लिए पैसे दिए जा रहे थे। तो ये 2 महीने जो हमें मिले हैं, जिसमें हम बैठ के सोच पा रहे हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत अच्छा तरीका है जिसमें हम सोच सकते हैं, जिसमें हम एक नजरिए से देख सकते हैं कि हमें आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उषा जी, अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जैसे आप बता रहे थे। Sure. You want to start? हाँ जी, और इसमें काफी प्रश्न आए हैं, पर मैं सबसे पहला प्रश्न तो थोड़ा मैं ब्रॉड रखना चाहता हूँ। आई वांट टू कीप अ वेरी ब्रॉड क्वेश्चन ऑन दिस। अब देखिए, नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं, हमारी न्यायपालिकाएं भी बोलती हैं, और नीति आयोग भी बोलता है, बहुत सारी विभिन्न मिनिस्ट्रियां बोलती हैं कि ये रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी और द यूज ऑफ द टेक्नोलॉजी इज अ कोर इंटरवेंशन। मतलब अगर हमें कोविड से लड़ना है, हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इसका नोशन क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है कोविड पे? क्योंकि देखिए, हम ये भी देख चुके हैं आधार में कि वो बहुत बारी बोल रहे थे कि राशन कार्ड में दिक्कत है, एक राशन कार्ड होना चाहिए, एक देश होना चाहिए, और ये बायोमेट्रिक में छाप देने चाहिए क्योंकि चोरी हो रही है। ये इतना कॉम्प्लेक्स इशू है, आप इसको कैसे समझाएंगे? क्योंकि हर बारी हमारे पे जो भी संकट पड़ता है, हमारे पे जो भी दिक्कत आती है, बोलते हैं सेलफोन पकड़िए या टेक्नोलॉजी पकड़िए और उसमें ही सारे जवाब हैं आपके। हाँ, उसमें तो सारे जवाब है, लेकिन हमारे लिए नहीं। That's a different thing. No, actually, I think there has been, what has happened over time is that there has been a drying up of imagination. And that imagination, the lack of imagination is being substituted. I mean, it's being taken over by people who are selling a new dream. And that new dream has been sold by some of these technology providers and technology controllers who are saying, all of you sit back, convenience milega. You don't have to, you just at the click of a button, you can get whatever you want.
And that's the life that you should all be looking for. So let's just look at what actually has happened. The first thing is that I think when we started, right, in the beginning, at least from late 2009 and 10, I've been hearing this. Many people have said technology is a good tool, but a bad solution. It is a tool that you can use to the extent that you find it useful. But it's not an answer to any problem. In fact, when you try to make it an answer, it becomes a problem on its own. And I'll just give one quick example, because you said one nation, one ration. I think as an idea, it's a brilliant idea. One nation, one ration. Anyone should be able to pick up rations anywhere. And I think the whole right to food movement has been asking for universalization. They've been asking that people should be able to pick up their rations wherever. But what is the method through which they are saying now that they will do it? They say that the only method that exists that they have come up with so far is the UID, Aadhaar. So, which means that every person has to identify themselves. So if I'm in my own place, then will be my family and somebody will go pick it up, whatever. But if I'm going to be a migrant laborer and I'll be somewhere else in the country, then if I have to pick up my ration, the only way I can identify myself under this system is through biometrics. And they have realized over time, see, we should know in brief, for those who have not heard it before, that they started using biometrics before they knew whether it can work. And they started with saying fingerprints. Then they said, oh, not enough, so add iris. Then when they started authenticating, which means later when you go to put your fingerprint and collect what you want, they found that fingerprints don't work a lot of the time. So they said, we will have now iris. Iris, people were not picking up those machines. It was not working. So they said facial recognition. But actually now none of that exists. They are only depending upon the mobile phone and OTP. So, but for the poor, for those, and for migrant workers, for workers who are moving from place to place and need to collect their rations, they've said either your fingerprint should work or, and this is really bizarre because we are talking about an ID system, they say you can appoint a nominee whose fingerprint will identify you. So what kind of an ID is this where I authorize somebody else to give their fingerprint, and so long as their fingerprint works, then it's fine, but when they stops working, we'll have to find a third person. What the UID introduced, this is the technology. What technology introduced in our midst is an extreme form of uncertainty. People don't know whether, my fingerprint may work this month, it may not work next. It may work in the morning, it may not work in the evening. It may work on one system, it may not work on another system. After COVID came in, they said, no, please don't use biometrics because you have to then use it for, touching surfaces. It is through surfaces that the virus is transmitted. So the first people they stopped it for were central government servants, where they said, no need for biometric attendance, just use whatever. For a while in PDS, they continued it. And now when you combine these factors, you realize that, in the 80s, when we were doing law research, Professor Bakshi came up with this, that we keep talking about poverty and the poor as if they are static. And I brought in this idea of impoverishment. He said systems, policies, and what happens in people's lives brings them into poverty. It is a process. Then more recently in the tribal areas, when we were doing the tribal committee work, we realized, no, there is one more element, which is called induced vulnerability. People are actually fine where they are. Then you go and take away their resource. Then you're inducing vulnerability. Now we are finding that with technology, with induced vulnerability, we have one more thing called uncertainty. The uncertainty principle in technology, in people's lives and their relationship with technology is something that is not acknowledged because it will destroy the edifice on which they are building this use of technology. Technology is being offered as a solution, but is manifesting itself as a problem for large numbers of people. And again, we see the process of invisibilizing happening. You don't acknowledge that the problem exists. If your fingerprint doesn't work, you don't exist. And I want to go back to this idea of the nominee because it is so bizarre that I think we really, this is a government document saying that there may be many, there are people for whom fingerprints don't work.
So they could be single person on a ration card. It could be a family where there are people above 60 and below 15. It could be members, if a family of 4 people, but none of their fingerprints work. So then you nominate somebody else for you to, that is your identity. You tell me what this tells you about technology. And why is it that, and in what form can we think then? And, given that they did not take responsibility for testing any of this to see whether it can work, and you're just imposing it. So in the process, what has happened? One nation, one ration is important, but we will not do it other than through this technology, and therefore it won't be allowed to work. And it's very unfortunate. The Supreme Court, somebody went to the Supreme Court and said, make it one nation, one ration, as if it's a magic wand and you can just do it, and didn't even look at the documents that show what the problems in it are. It is only universalizing that can work now. One nation, one ration is built on a false premise, the way the government has thought about it. And that's because of what they think technology, what role they think technology should play in the lives of people. तो जैसे उषा जी बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी का जो रोल है, उन्होंने बताया कि काफी बारी ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं वो एक उत्तर है जिसे बोला जाता है प्रश्न पूछने से भी पहले, कि टेक्नोलॉजी इसका पूरी तरीके से इन समस्याओं को पूरी तरह से एड्रेस कर देगी। और ये पर इसमें देखो बहुत बारी ये भी होता है, ये जैसे बच्चे होते हैं कभी कभी वो प्रश्न सुनने से पहले ही उत्तर देने लग जाते हैं। आज की डेट पे टेक्नोलॉजी ये हो गया है क्योंकि बहुत बारी टेक्नोलॉजी को समझा भी नहीं जा रहा, उसको सही तरीके से टेस्ट भी नहीं किया जा रहा, और उसका अनुभव से ये भी नहीं देखा जा रहा कि वो सही तरीके से जो प्रश्न और संकट लोगों पे पड़ रहे हैं उसे सही तरीके से वो एक्चुअली एड्रेस कर पा रहा है, या उसे सही तरीके से वो उन संकटों को कम कर पा रहा है, हम वो नहीं देख रहे। तो उनमें उन्होंने एक ये भी चीज बताई, क्योंकि आज की डेट पे हमारी जो सोचने की तरीका है उसमें ये सीमा आ गई है जिसमें हम हर चीज के लिए मोबाइल फोन को देखते हैं। और उदाहरण की तरीके से उन्होंने कहा, जैसे नारा एक लगा था कि एक देश एक राशन कार्ड, तो एक सोच की तरह बहुत एक सही चीज है, अच्छी चीज है, क्योंकि राशन सबको मिलना चाहिए। और जो हमारे काफी दोस्त हैं जो राइट टू फूड कैंपेन में काम करते हैं, वो काफी सालों से ये कह रहे हैं कि राशन सबको ही मिलना चाहिए, किसी को इससे पिछड़ना नहीं चाहिए और सरकार को सबको देना चाहिए। पर अगर आप उसमें एक टेक्नोलॉजी डाल ले जिसके वजह से पूरे देश में एक ही तरीके से टेक्नोलॉजी के थ्रू आपकी आई स्कैन करके, आपका थंब स्कैन करके, आपका बायोमेट्रिक लेके जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, और उन स्कैनों के बेसिस पे आपके मोबाइल फोन लिंक करके ही राशन मिलेगा, उससे काफी संकट आते हैं, लोगों को संकट आ रहे हैं। और जब ये चलना बंद हो जाता है तो मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता है, और इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है? प्रवासी और गरीब लोगों पे पड़ता है। और वो आज की डेट पे किस चीज के थ्रू रह रहे हैं, इसका सबसे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट, सबसे अहम इम्पैक्ट क्या है, और किस तरीके से हमें समझना चाहिए टेक्नोलॉजी के बारे में, जब वो एक उत्तर बन जाता है प्रश्न समझने से पहले। वो अनसर्टेनिटी है कि आज चलेगा नहीं चलेगा, सर्वर डाउन है, सुबह चलेगा शाम को चलेगा, आज थंबप्रिंट नहीं चलेंगे कल चलेंगे, पर अगर थंबप्रिंट आज नहीं चलेंगे तो राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग खाएंगे क्या, ये सब चीजें नहीं सोची जा रही है। तो ये अनसर्टेनिटी जो है, जो मैंने अभी देखा, इसका ट्रांसलेशन भी क्या वर्ड है, धुला मूल है जो, ठीक है। तो टेक्नोलॉजी ने मुझे एक उत्तर तो दिया है पर शायद ये गलत हो, ठीक है। तो पर ये अनसर्टेनिटी जो है आप सब समझते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि कभी कभी मोबाइल चलता है नहीं चलता, पर अगर मोबाइल से आपके राशन जोड़ दे, आपको ये बता दे कि आप बाहर जा सकते या नहीं जा सकते, तो उससे जो प्रभाव जो है वो एक ऐसा होगा जिसमें आप पूरी जिंदगी अपनी ऐसी जी रहे हैं जिसमें आपको पता नहीं कि कल क्या है और आज क्या है। और इससे भी आपके सोचने के तरीके पे, आपके जीने के तरीके पे,
आपके मानव अधिकार पे बहुत अहम तरीके से प्रभाव पड़ता है। तो मैं इस चीज को एक आगे स्टेप पे बढ़ाता हूँ और आरोग्य सेतु पे आता हूँ, क्योंकि काफी प्रश्न आ रहे हैं उषा जी आरोग्य सेतु पे, और सरकार तो बोल रही है आरोग्य सेतु का ट्रांसलेशन यही है, अ पाथ टू हेल्थ। तो अगर मैं एक ऐप डाल लूंगा अपने स्मार्टफोन पे, क्या मेरा खाना सही हो जाएगा, क्या मेरा स्वास्थ्य एकदम से अच्छा हो जाएगा, क्या मेरे को मेडिसिन मिल जाएगी? और एक और चीज, इसमें काफी प्रश्न आ रहे हैं लोगों के कि इससे सर्विलांस और स्टेट कंट्रोल क्या होगा। तो ये दो अहम चीजें हैं, एक तो पब्लिक हेल्थ की और दूसरे सर्विलांस, और सरकार किस तरीके से हमारा पर्सनल डेटा अपने पास लेगी और इसका क्या इस्तेमाल करेगी। तो ये दो ब्रॉड प्रश्न है जो मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं आपके लिए। See this, I want to say that, you know, there is, every time something like this happens, we have to also think about whether something else new should be emerging. I think now is the time that we should be thinking about a new right. It's not new, but it's a right that we haven't got it, you know, we haven't articulated it in our midst so far. The right against suspicion. We can't be suspect all the time. That's a general right that I want to say. In the context of this Arogya Setu, see, it's actually quite interesting. First of all, it requires people to have a mobile phone, which is GPS enabled, which has, you know, Bluetooth in it. I have no idea. I mean, white teeth are difficult enough to maintain. Now we have to maintain blue teeth also. So this whole idea that people should first of all be armed with something that will help track them, and that if you don't allow yourself to be tracked, you are not going to be treated as safe, and therefore you can be excluded from various kinds of places. This is, I think this is the most plain kind of way in which the government has told us that we need to allow ourselves to be watched all the time. What is extraordinary about this Arogya Setu is, first of all, it is again another case of being untested. See, when they are testing us, what have we found around us? That many people are asymptomatic. And when you test them, you find that actually they are carriers, but they are asymptomatic. Now, the way to protect yourself from this virus is by a few basic things. You put that mask when you go out anywhere, when you meet anyone, you keep surfaces clean, you wash your hand, and you don't get too close to other people. Till you're absolutely certain you don't get too close to other people. This is our way of being able to protect ourselves from the virus. The Arogya Setu is not going to help in any of this. It will only in cases where somebody has been updating and been putting their information, you know, reporting back to the system every time. They are the ones for whom. So if everybody is doing this and doing this all the time, you know, in these 2 months, we may have the time to do nothing else, but I'm not sure we're going to have the time to be worrying about this for the rest of our lives. It will not be able to detect asymptomatic people. Asymptomatic people will not know that they are carriers. And so there is no way you will actually, my fear is, apart from the problems with technology and surveillance, my fear is that people will let their guard down because they think this machine is going to tell them, this app is going to tell them whether they are safe with the other person or not. But actually that app has no ability to do this. So, you know, sometimes these technologies can actually be counterproductive. It may make people less careful and not more careful like they need to be. That's one thing. And like in everything else, this too is coming in as untested technology, just saying, let's roll it over a people because these people are not, you know, we will mandate it and they have to do. If they won't do, we will cut them out of everything. You have people saying that this will carry on for another year, 2 years. If you want to get into the metro, you have to show your app, you know, Arogya Setu app. And that's the only way you'll be allowed to enter a place. If you have to take a plane, if you have to take a train, if you have to walk, if you have to be in crowded places, to enter a bank. So making it ubiquitous everywhere and making it out, you know, we didn't even do it for tuberculosis, which has been with us for such a long time, because there are various kinds of issues involved in that. This app is not going, even if that is what they intend to do, it's not going to help them. It's not going to help people know
what is, whether the other person is possibly a carrier, possibly infected, possibly recovered. None of that will be known. Second thing is that this Arogya Setu app that they are talking about, there are no rules that they framed around it. They have some basic things saying this is privacy policy, but you have to give all this information and we'll keep this information. And what are you using it for? For contact tracing. They are normalizing the idea that the mobile phone will be used as a tool of surveillance. And not just of surveillance of what you are doing or not doing, but of who you know, where do you meet them geographically, how much time do you spend with them, at what proximity are you present with them. These are extraordinarily intimate details which nobody should want. You shouldn't even want to know. A state is not, this is not just about surveillance, this is about voyeurism. And it's really vulgar when the state wants to be voyeuristic. It's really not okay. The third thing is when we know, I was just looking at this news report about Indian Institute of Science having come up with this app, with this, not with an app, with a kind of wearable, which will say what your heartbeat is, whether your lung is functioning properly or not, My heart beats for many things, and I'm not sure I want IISc to know what it is beating for. The idea that these technology people are seeing, it's amazing that in India you don't have technologists, sufficient number of, we have a few who moved out and are speaking up. But the numbers are so small who are willing to, apply their minds to what you want technology for. And Indian Institute of Science says, now you wear this, and then we can tell you, and then the police will immediately come to you. Bringing in the police into a thing like this, what are we even saying? I think two big problems in this. One is, this COVID period, they have completely shut down RTI. The Supreme Court has said, we are not going to hear and ask the government any questions. The government is very busy doing its work. We are not going to ask them any questions. There is no consultation that we know of that has happened. These are just decisions being made. And it is being imposed on a people with no means for us to know why we are being asked to do what we are being asked to do, and who is answerable if things don't work the way they say they will. Demonetization happened, not a single one of those objectives was served. And we continue to live with the effects of demonetization. How many more mistakes of this magnitude is going to be necessary before we figure out that we are actually destroying our own lives? The other thing is that Apple and Google have got together and they are now saying, let's work together and let's, do this grand thing for the world. I think it's very important to remember that the kind of money that is now concentrated in the hands of these technology companies and the kind of ambition that these technology companies have of not having a good business, but of actually controlling the world. Mr. Bill Gates has got into the vaccination business and he wants the vaccines that he produces to be pumped into every person in the world. I think the responsibility of a state and what would be wise for a state to do is to interrogate these, know what implications it has for the people, what implication it has for sovereignty of a people, but sovereignty of a state, because these are all getting compromised in the process. The state may believe that it is just surveilling us, but actually it is creating data that is going to be used by whole sets of people, and it will have no control over it then. They went to, the central government went to Kerala, to the Kerala High Court, because Kerala government was using sprinkler technology. Because they wanted, all those people, the health records were all being maintained on sprinkler technology. And they went there and said, why are they getting something from some foreign company when you can get it from here? Now, we know that the whole UID database has been created only with foreign companies. Not just foreign companies that are linked up with the CIA, with the French government, with the Homeland Security. Now they're saying Meti can get it. Where do you get it from? You are inviting Google, you're allowing Facebook to link up with Reliance. And Mr. Ambani, who said that Indians' data should only be in India or at least with Indian corporates, has now made Facebook part of an Indian corporate. Do we even understand what it means to have this kind of data? This data is not going to help people
from safeguarding their health, but it is going to jeopardize the independence not just of a people but of the country. Do we understand the dimensions of this? तो मैं पूजा जी, मैं बहुत जल्दी तरीके से एक संक्षेप में बताना चाहूंगा हमारे दोस्तों को कि सबसे पहले तो आपने ये बोला कि हम पे जैसे निगरानी रखना चाह रहे हैं आरोग्य सेतु से, उसके लिए हमारे पास एक नया अधिकार होना चाहिए जो एक्चुअली नया नहीं है। मतलब काफी समय से हम एक दूसरे के बारे में मानते हैं, हम एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, पर आजकल हम देख रहे हैं प्रशासन हम पे पहले ही संदेह करता है। वो सोचता है कि अरे अपार के साथ कुछ सही नहीं है, उषा के साथ कुछ सही नहीं है, फोन पे डालो कुछ। तो हमारे एक नया मानवाधिकार चाहिए, कम से कम सरकार माने और हमारी न्यायपालिका माने कि जो भारत में सारे लोग हैं उन पे पहले ही संदेह नहीं किया जाएगा, पर उन पे एक्चुअली उनको ट्रस्ट किया जाएगा, उन पे भरोसा रखा जाएगा कि वो चोर नहीं है, वो कुछ गलत काम नहीं कर रहे। और दूसरी चीज आपने बोला, ये जो सारा ये जो आरोग्य सेतु डाला जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम अपने फोन पर डालें, इसके ऊपर कोई भी सरकारी जो नीति है उसे सही तरीके से पब्लिश नहीं किया गया है। इसमें कोई भी लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एक प्रिवेसी पॉलिसी के आगे मतलब कोई भी कानूनी बेसिस नहीं है इसका, तो इसका कुछ भी इस्तेमाल हो सकता है। पर इसमें अगर ये भी देखा जाए, अगर कोई कानून भी इसके लिए बनाया जाए, आजकल की समस्या इसके लिए बढ़ गई है कि सरकार आपके बारे में सब जानना चाहती है, और आरोग्य सेतु क्या क्या जानना चाहती है, आप किससे मिलते हैं, कब सोते हैं, कहाँ जाते हैं। तो ये तो किसी को भी नहीं जानना चाहिए। सरकार क्यों जाने कि आप किससे मिल रहे हो, किससे नहीं मिल रहे। पर आज की ऐसी बड़ी अजीब और गरीब चीजें हम सुनने को मिल रही है हमें कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो भारत का एक बहुत प्रेस्टिजियस जगह है जहाँ लोग जाके रिसर्च करते हैं और नई नई टेक्नोलॉजियों पे रिसर्च करते हैं कि हम सब का कैसे उससे हम सब कैसे इसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। वो भी बड़ी अजीब चीजें बोल रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे उन्हें ये पता लग जाएगा कि आपका दिल कैसे धड़कता है। तो अगर आपको कुछ देख के आपका दिल तेज धड़कता है तो उन्हें एकदम से पता लग जाएगा, और ये डेटा जो है आपका दिल धड़कने का डेटा, वो एकदम से पुलिस को दिया जाएगा। तो सरकार ये भी जानना चाहती है कि आपका दिल कब धड़क रहा है, कब नहीं धड़क रहा। और इस सब में पुलिस का रोल है, ज्यादातर सारा डेटा पुलिस को दिया जाता है कभी कभी। ये तो इसका लिंक जो है ज्यादातर जो देखा जन स्वास्थ्य से है, आपके टाइमली एड्रेसल ऑफ सिम्टम से है, उससे नहीं देखा जा रहा। और ये कोविड के लिए बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कोविड में ये भी बोला जा रहा है, ज्यादातर जो हमारे डॉक्टर मित्र हैं उन्होंने विदेश में WHO ने सबने बोला ये काफी समय तक एसिम्प्टोमेटिक लगता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी को कोविड हो गया है, और किसी को भी हो सकता है, मुझे हो सकता है, आपको हो सकता है, हमारे माता पिता को हो सकता है, हमारे बच्चों को हो सकता है, हमारे दोस्तों को हो सकता है, किसी को भी हो सकता है कोविड, तो वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक सिम्टम तो दिखाते नहीं। तो ये ऐप और ये दिल धड़कने की टेक्नोलॉजियां और हमारे सारा डेटा लेने से इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमने इसके बारे में सही तरीके से सोचा है? और ऐसी टेक्नोलॉजियां अगर आप देखा जाए, जैसे आरोग्य सेतु है, वो डेटा ही नहीं ले रहा आपका, वो अब एक परमिट सिस्टम भी बन रहा है कि आप ट्रेन पे चढ़ सकते हैं नहीं, आप काम पे जा सकते हैं नहीं, आप अपने घर के बाहर निकल सकते हैं नहीं। और ऐसी चीजें हमने टीबी के लिए भी नहीं करी आज तक। तो इसका सबसे पहले एक प्रश्न उठाया है, इसका फायदा क्या है? क्या ये कोविड के लिए बिल्कुल, क्या ये टेक्निकी चीज जो है इससे कोई फायदा है या नहीं? और दूसरा है, ये जो सारा डेटा सरकार ले रही है हमसे, उससे क्या करेगी? ये निगरानी पे हमें रख के क्या करेगी? इतनी निगरानी में तो
हमारे माता पिता ने हमने आज तक नहीं रखा, हमारे दोस्तों ने नहीं रखा, हमारे किसी ने भी नहीं रखा। तो ऐसी निगरानी में लोग कैसे जिए अपनी जिंदगी। फाइनली उन्होंने बोला ये जो सारा डेटा सरकार इकट्ठा करती है, बहुत बारी ये प्राइवेट कंपनियों को दिया जाता है, जैसे गूगल, एप्पल, फेसबुक, या अगर आप देखा जाए रिलायंस भी। तो ये सारा डेटा जो इकट्ठा होता है फिर बेचा जाता है। जैसे अंबानी जी ने जब अपनी जियो सर्विस लॉन्च करी थी, उन्होंने कहा था कि डेटा ऑयल है, मतलब तेल है। तो काफी बारी ये देखा जा रहा है कि हमारा डेटा, और कभी कभी हम ही तेल है, हम इंसान नहीं है। तो इससे मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहता हूं उषा जी, काफी प्रश्न आए हैं हमारे तरफ कि हमें क्या करना चाहिए। मतलब सोच में तो हम सोच रहे हैं कि इनमें क्या दिक्कतें हैं, पर एक इंडिविजुअल को, या टू डिमांड द काइंड ऑफ सॉल्यूशंस दैट वी वांट, व्हाट शुड वी डू। और ये बहुत बड़ा प्रश्न है, काफी लोग सोचते रहते हैं कि हमारी चाहे सोच भी बढ़ जाए और हम सही तरीके से ये भी बताने लग जाएं कि ये सारी दिक्कतें हैं, सरकार हमारी बातें सुनेंगी या नहीं सुनेगी, न्यायपालिकाएं सुनेंगी ना सुनेंगी, और ये टेक्नोलॉजी सुनेंगी या नहीं सुनेंगी। तो हम जैसे लोग हैं जिन्हें पता है इनमें क्या दिक्कतें हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो ये थोड़ा it's a much more practical question. I think it's a less of a philosophical question, but I think it needs to be addressed, as we are people who are also connected to this on a day-to-day basis and actually talk and work with communities who are impacted by them. What can we do to actually to aid in this redress? See, in all of this technology issues, I found that the first and most important thing is that we know what we are dealing with. A lot of the time I found that we have a reaction to it, but we don't really know what it is, so we are not able to explain it to anybody. It's a problem. Arogya Setu is linked. I mean, I think you kind of explained it. It is linked with the phone. It is linked with Bluetooth. It must have GPS. It's only a smartphone that can have this. And you know, it is a reporting system. It is a tracking system. It's a tracking of contacts, but it's a reporting of one's own condition. The basic thing in this at this point, I think, is, you know, apart from the surveillance issues and the rest of them, the basic issue in this, I think, which needs to be explained, say, for instance, you know, it's not only the state, it's residents' welfare associations that say that you can't come into the colony unless you've downloaded this app. And to explain to them that they might actually be endangering themselves by depending on this app. That actually, if you're going to think that if a person is not, you know, doesn't have the virus, is not a carrier because it doesn't show that they have, you know, that they're a carrier on the app doesn't show it. They need to know that that is inaccurate, that there are all kinds of false positives, false negatives, false information. Not false information because people are feeding false information, very often because you don't know. So the fact that this app can actually let people have their guard down, and that it can be a bigger problem than we have now. When if you don't know, then you're careful. You won't be careless because you think the app has already told you what it needs to tell you. So that's the first thing. The second thing, and everybody needs to be informed about what it is and how this works, because a lot of the reaction that we are seeing now, and a lot of, you know, people saying, no, you have to do it and you have to keep it. A lot of this is happening out of ignorance. Ignorance, fear, and anxiety are being spread through this country. That is completely unnecessary. And so we need to allay that. The second thing is that surveillance is, in fact, a very big problem. And it's not, you know, people think that surveillance is only for those who do wrong, then this will be a problem. That is not true. Anybody, you think about it, if such an app is going to be used for saying that, oh, you know, when you went to that shop, we find that you were in the same vicinity as another person. Now, it may have been you, it may not. Now, I, for instance, don't have a mobile phone. Just to go to the shop, I might borrow a phone and go. And somebody else gets picked up because the phone belongs to them. Or it could just be a wrong information that is, you know, that's being passed on. I leave it in a certain place and come away. None of this is accounted for by that app. So you imagine, what is this app saying? It's saying we'll find all these contacts, we'll track them down, we'll go to them. And we know now that at this point, how much of it is a health issue
and how much of it is a policing issue is still unclear. Is that the kind of thing that we want? Is something that we have to figure out. And if we don't, then we have to say no to it. The third thing is, it is important. And I just have a list of rights that have become extremely important in our lives in this time. And one of the most important rights, which has always been important, but which is important in a different way now, is the right to speech. Freedom of speech has become extremely important. And it's become imperative for us to speak up, partly because all kinds of, that which is not, I can understand the government also feels that it has to show that it is acting, that it is, that it is containing whatever it's doing. So when it feels the need to act, it might actually end up doing things that it ought not to be doing at all. So we need to speak to the state. We need to be able to speak also because we need to plan for tomorrow, not just for today. If we are saying that you can delete the app, I may delete the app, but what are you doing with all the data? And what are you doing with data which shows that I am in the presence of a certain set of people? What conclusions are you drawing about, from me, about me from that? How much of this will get used not just for health, but how much of it will get used to say that I'm, involved in people who are committing crime and today dissent is a crime, for instance. If you're found in the presence of a dissenter, then you are seen as somebody who's also a dissenter and can be picked up. So, or you might endanger somebody else in that process. So I think we need, unfortunately, these are times when people have to take responsibility for themselves. And so these are the steps that I would say. And before I close on this, I think, just to set out for ourselves, when we are looking at this app and our response to it, freedom of speech, freedom from suspicion, freedom of movement, right to life, right to liberty, and right to life with dignity. Let's put these down as the tests on the basis of which we will decide whether an action is a good action or an action that the state should be advised to step away from, of which we will not be a part. तो उषा जी, इसके बाद मैं नचिकेत मैं थोड़ा बता दूं अपने दोस्तों को जो अभी तक हमसे जुड़े हुए हैं कि आपने क्या बोला, पर उसके बाद मैं ये सेशन एंड करूंगा. अगर आपको कुछ बोलना है 20-30 सेकंड और हम कर सकते हैं. और बस लोगों को बताने के लिए कि जब पूछा जाता है ये सवाल, और ये काफी गहरा सवाल है, काफी कठिन सवाल है कि लोगों को क्या करना चाहिए, उषा जी ने इसे काफी अच्छी तरह समझाया है. उन्होंने सबसे पहले बोला है कि ये जो आरोग्य सेतु है, इससे गलत जानकारी जो जा रही है, वो इसके लिए नहीं जा रही कि लोग उस पे गलत जानकारी लिख के भेजेंगे. ये तकनीकी गलती है उसके अंदर, जिसके अंदर गलत जानकारी, बहुत बारी जो डायग्नोसिस होता है वो एक अगर तकनीकी प्रक्रिया कर रही है जिसमें कोई भी जन स्वास्थ्य से जुड़े प्रोफेशनल नहीं है, वो तो होएगी ही गलतियां. और एक गलती के वजह से आज की डेट पे जो भय फैल रहा है समाज में, जो डर फैल रहा है, और उसकी वजह से पक्षपात होने लगा है कि मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उस दुकान पे गया था, उसे कोविड था, मैं उस दुकान पे जाना बंद कर दूंगा, या मैं उससे सब्जी नहीं खरीदूंगा क्योंकि जैसे उन्होंने पहले बताया था, क्योंकि देखिए हमारी मीडिया में बहुत गलत तरीके से, जैसे तबलीगी जमात के बारे में बोला गया, आपने देखा, उसके बाद लोगों ने फल और सब्जियां हमारे मुस्लिम भाई और बहनों से खरीदना बंद कर दिया. तो ये पक्षपात और भय जो फैल रहा है समाज में, सबसे पहले हमें वो देखना पड़ेगा वो सही है या नहीं है. और हमें अपने अंदर एज ए इंडिविजुअल एट इंडिविजुअल लेवल हमें अपनी जो प्रैक्टिसेस है, देखिए बोलने की बात नहीं है, करने की बात है. हम किस दुकान में जा रहे हैं, किस पर्सन से इंटरैक्ट कर रहे हैं, पक्षपात हटाना पड़ेगा. दूसरी चीज उन्होंने बोली जो मेरे को लगा बहुत महत्व रखती है, वो है हमारे जो मानव अधिकार जो हमारे संविधान में दिए गए हैं, जो राइट टू असेंबली है कि हम साथ में मिल सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हम खुल के बोल सकते हैं, और राइट टू लाइफ है जिसकी वजह से अगर आप देखें काफी और सारे राइट आते हैं कि हम अपना जीवन जी रहे हैं, हम ऐसे जिए कि पूरे मानव अधिकारों से जिए. हमें सही तरीके से बोलना पड़ेगा और हमारे अपने राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट से
सही तरीके से मांगे रखनी पड़ेंगी और हमें दोस्तों को बताना पड़ेगा कि सही तरीके से मांगे रखें। और ये सरकारें ही नहीं है, अगर हम मध्य वर्गों से हैं तो हम ज्यादातर ऐसी जगहों में रहते हैं जहां रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, जिन्होंने अपने ऊपर ले लिया है कि वो एक नई सरकार है और वो ये बोल रहे हैं अगर आरोग्य सेतु नहीं आप अंदर नहीं आ सकते, कॉलोनी के आप रह नहीं सकते, तो हमें उधर से भी शुरू करना पड़ेगा। उन्होंने अल्टीमेटली एक बात बोली थी बीच में जो मेरे को बहुत बहुत अच्छी लगी। उन्होंने ये बोला कि आज की डेट पे अगर किसी को कोविड है तो क्या हम उसे ऐसे देखते हैं कि वो चोर है या मरीज है, क्योंकि ज्यादातर अगर हम देखें हमारी मीडिया में पुलिस और हवलदार ज्यादा दिख रहे हैं हमें और डॉक्टर कम दिख रहे हैं। और अगर हम कोविड को एक क्राइम की तरह देखेंगे, if you will see it as a crime, if you will look at it as a injury against society as opposed to a infection which anybody can have, it will not be the proper route to take in the solidarity we are trying to build. तो हमें अपनी एक्शन से और हमारी मांगों से इसको देखना पड़ेगा। इसके कोई सिंपल, जैसे मैंने शुरू में बोला था, प्रश्न बहुत बहुत अहम है, पर ये सबसे टफर भी है क्योंकि ये एक्शनेबल एडवाइस बोलते हैं जिसे है। तो मैं इस पे ही एंड करूंगा कि हमें अपने डॉक्टरों को सपोर्ट करना चाहिए, हमें लोगों से अकाउंटेबिलिटी मांगनी चाहिए। तो विद बोथ विद अफेक्शन, solidarity and courage, I think we'll be able to overcome these times and this lockdown. तो मैं नचिकेत को बोलूंगा कि वो प्लीज एंड करें क्योंकि हमने काफी समय ले लिया है। या उषा जी आप अगर 2-3 लाइन बोलना चाहती हैं तो प्लीज, मैं म्यूट कर लेता हूं। Literally 2 lines. I think I want to close with this, that this is a time when we've been concerned about climate change for a very long time and about our abuse of the environment. All these illnesses that are in our midst have a lot to do with that. We shouldn't be going back to that same kind of exploitation of nature. So we need to really think long and hard about where we are going from here. And the second thing that's completely a problem, and we've seen that in this, like we have over the years, but this has clearly shown it to us, is inequality. These are the two things that we need to address before we go out of where we are. I mean, that doesn't mean we stay here forever. It means that we do it quickly and we move into this phase where we actually address ecology, questions of ecology and respect for nature and respect for other human beings and dealing with this terrible problem of inequality. And the last is that corporatization has proved to be a disaster for us. Please, let's have a rethink on what this corporatization and the market economy has done. तो ये अपार और उषा जी के जो चर्चा हुआ उस पे फेसबुक पे बहुत लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे कमेंट्स भी आए कि बहुत अच्छा रहा, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया और इन चीज़ों पे इन्होंने बात किया। और अंत में उषा जी ये कह रहे थे कि हमें जब ये तालाबंदी और ये पूरे जो महामारी और इस संकट से आगे बढ़ेंगे तो जैसे पहले चीजें थी वैसे ही हमें उसमें वापस नहीं जाना चाहिए। जो पर्यावरण पे असर पड़ा है और जो इससे हमें पता चल रहा है कि हम आगे जाके क्या क्या कैसे कैसे बदल सकते हैं, इन चीजों पे हमें सोचना चाहिए। और वैसे ही अर्थव्यवस्था पे भी हमें देखना है कि आगे जाके जो अब तक जो चल रहा था हमें पता चल रहा है कि ये सही नहीं है, इसमें बहुत गलतियां हैं और इससे क्या दिक्कतें हो रही है। तो आगे जाके हमें सोचना चाहिए कि इसमें क्या और कैसे बदलाव करें। तो इससे मैं अभी अरुणा जी को आमंत्रित करूंगा धन्यवाद प्रस्ताव रखने के लिए और आगे की चर्चा के बारे में बात करने के लिए। अरुणा जी जैसे आप सब जानते हैं मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े हैं और लोकतंत्र शाला की गवर्निंग बॉडी में भी हैं। तो मैं अरुणा जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अंतिम अपने बात रखें। मैं उषा और अपार को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने व्यापक और पेचीदा मामले को हमारे सामने इतने सरल भाषा में और सरल पद्धति के आधार पर हम लोगों को समझाया है। जो कुछ मैं सोच रही थी, कुछ 1-2 बातें कहूंगी, मगर मुझे घड़ी को देखते हुए लगता है कि
मैं केवल मुद्दों को ही उठा सकती हूँ। तो मैं एक तो ये कहना चाहती हूँ कि आजादी और युद्ध, ये सारे शब्दों को एक बीमारी के साथ जोड़ना मुझे लगता है काफी, क्योंकि बीमारी हमारे मन में, बीमारी के हम शिकार होते हैं, बीमारी हमारे ऊपर वार है, मगर उसको हम संभालने के तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। जिस समाज में करुणा और सोच जुड़कर व्यवस्था को नहीं संभालता है, उस समाज में कोई इलाज ऐसे महामारी के लिए बिल्कुल नहीं हो सकता है। केरल का तो उदाहरण आया, मगर हमारे इर्द गिर्द में भी जहां लोगों ने दया खोकर गांव में पाबंदियां डाल दी है कि इससे कुछ लेंगे उससे कुछ नहीं लेंगे, वहां कोई इलाज का रास्ता नहीं है। इंसानों को जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बीमारी नहीं होती है। आप लोगों को ये समझना चाहिए कि बीमारी का फैलाव का पद्धति ही अलग है। वो नहीं किसी का ना कुछ समझता है कि इंसान है कि जानवर है, वैसे भी वो फैलता है बीमारियां। तो बीमारी कहाँ चुनेगा कि ये किस संप्रदाय का और किस देश का नागरिक है, वो नहीं चुनता है। तो ये सब जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो खतरनाक है। मगर जो 2-3 खास मुद्दे उषा ने उठाया है और अपार ने उसके बहुत अच्छा विवरण दिया है कि एक, इस पूरे सिलसिले में गरीबों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। उनका कई जगह मैं सुन भी रही हूं और आप लोग भी सुनते होंगे कि गरीबों की वजह से बीमारी ज्यादा फैलेगी। जैसे किसी सांप्रदायिक कहते हैं वैसे गरीबों को भी लेके कहते हैं, गरीबों को दिखना चाहिए नहीं चाहिए, उनको कैंपों में बंद कर दो, बात नहीं। वो घर, उनके घर में एक एक कमरे में 20-20 लोग सोते हैं, तो क्या वो तो दूरी रखेंगे, ये डिस्टेंसिंग रखना चाहिए, वो कैसे रखेंगे? तो सवाल ये है कि जहां समाज कल्याण, करुणा और दूसरों के दुख सुख पे हम लोग नहीं जुड़ेंगे, वहां महामारी को बिल्कुल भी नहीं खत्म कर सकते हैं। उस मुद्दे को उषा ने बहुत ही शानदार तरीके से एक दूसरे पहलुओं को लेकर उसने समझाया है। ये जो हम लोगों के लिए ये जादू की छड़ियां दिखाई जाती है, आज तो हो गया आरोग्य सेतु, पहले जमाने में नोटबंदी जैसे उषा ने कहा, उसके पहले कुछ और, उसके पहले तीसरा, कोई जादू की छड़ी नहीं है। मंदिर मस्जिद में जाओ तो भी नहीं है, के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है कोई जादू की छड़ी। सरकार चलाने के लिए पुलिस को इस्तेमाल करके पुलिस समाज नहीं चल सकती है। पुलिस डंडा लगाना जानते हैं और उनको ट्रेनिंग भी इसी पे मिलती है। यदि बीमारी को दूर करना है तो वो योग्य, वो डॉक्टर है जो इस तरीके के सुविधा के लिए परंपरागत या आधुनिक तरीके से सदियों से काम कर रहे हैं, उनके हाथ सौंपना चाहिए। केरल में क्योंकि पुलिस राज नहीं चलाया और उनके स्वास्थ्य विभाग को खूब आजादी और उनको शक्ति दिया गया है, तो वो रोग नियंत्रण में आया। पुलिस के डंडे से क्या ये भागेगा? उस पुलिस वाले को भी रोगी बना देगा। इसलिए हमें समझना चाहिए कि पूरा जो सोच सरकार का है, ये कहीं हमारे 2-3 मुद्दों पर हमारे साथ खेल खेल रहा है। एक तो हम लोग आराम और सुविधा के भिखमंगे हो गए। कोई कहता है कि आराम से हो जाएगा तो उस आराम के लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इससे सुविधा होगा तो उसके लिए हम बिल्कुल 1 मिनट में उसके पीछे भाग जाएंगे। जैसे कह दिया आधार बना लो तो इसकी सुविधा हो जाएगी, बना दिया। ये कह दिया ये कार्ड बना लो, वो बना लिया। तीसरे कार्ड बना लो, उसको भी बना लिया। अब कहेंगे आरोग्य सेतु, हाँ वो भी बना लेंगे। अरे भाई साहब, आपका आराम नहीं है, ये आपका नहीं है, आपकी आजादी है। आजादी को ताक में रख के ये क्या सुविधा है, ये क्या आराम है? आराम तो वो होता है जो मन को आराम देता है, मेरे पीढ़ी दर पीढ़ी आराम देगा, मेरे आजादी के ऊपर लांछन नहीं लगाएगा, पुलिस आके मेरे डंडा ना मारे। तो हमें भी सोचना पड़ेगा, ये जो सुविधा के नाम से जो चीजें बेची जाती है, वो कितना तक तो सुविधा है और कहाँ तक तो हमारे ऊपर नियंत्रण है, ये चीजें समझनी पड़ेगी हमें। हमें ये बिल्कुल समझना चाहिए कि जहां केंद्रीकरण है इस देश में, वहां हम मरेंगे। बहुत बड़ा देश है, बहुत विभिन्न तरीके से सोचते हुए, रहते हुए, खाते हुए, पीते हुए, हम बहुत कम मगर बहुत बड़े संख्या में उनके पास पैसा है। गरीब खूब संख्या में है, उनके पास कोई धन नहीं है। हमारे इस देश में एक एक वर्ग के पास, एक एक कौम के पास अलग अलग है। यहाँ पे आपका व्यवस्था यदि विकेंद्रीकरण के रास्ते नहीं चलेगा और वो प्रधानमंत्री के पास जो पैसे आए हैं वो
राज्यों को नहीं बांटेंगे और उसके ऊपर नजर रखने के लिए हमें सुविधा नहीं देंगे, वो सीएजी की ऑफिस उसके ऊपर देखने का वो सुविधा नहीं देंगे, तो जवाब देते हैं कि पुराने सरकार ने नहीं दिया था तो हम भी नहीं देंगे। अरे पुराने सरकार ने संविधान को बहुत बहुत उसको तो बहुत माना था, तो आपने क्यों नहीं माना? 370 को माना था पुराने सरकार ने, आपने क्यों परे किया? तो आप जब चाहते हैं पुरानी सरकार को परे कर सकते हैं, जब आपकी सुविधा होती है तो वो भी हमारे जैसे वो भी सुविधाजनक सरकार है, वो कहती है इसका कुछ नहीं करेंगे। तब सूचना का अधिकार का कानून नहीं था, आज सूचना का अधिकार का कानून है। हम और आपका फर्ज बनता है कि हम उस प्रधानमंत्री के पूरे ढांचे से पूछे, हमारे नाम से पैसा आया है इस रोग को मिटाने के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। मेरे राज्य में कितना पैसा आ रहा है, मेरी पंचायत समिति में कितना पैसा आ रहा है, मेरे गांव की पंचायत में कितना पैसा आ रहा है, ये सब हम पूछेंगे तब हमारी मोक्ष होगी, नहीं तो नहीं। तो ये जो पूरा चर्चा हुआ है इसमें मुझे तो बहुत नई नई चीजें, नई नई पहलू तो हर बार समझती हूँ कि गरीबों के को तो अनसुनी और अदृश्य करके ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हम संख्या में सबसे ज्यादा है, मेहनत कश है, हमारे काम से पूरा देश चलता है। कहीं ये भी नहीं सोचा है, हमारे मजदूरी को हटा दिया, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, छोटे छोटे फैक्ट्री मालिक भी खत्म हो गए, तो ये अर्थव्यवस्था वापस नहीं आएगा। तो हमारे लिए अर्थव्यवस्था क्या होगा? नरेगा मांगते हैं कि 100 दिन नहीं, हमें पूरे साल की नरेगा दो, संख्या बढ़ाओ, उसके लिए भी कहते हैं पैसे नहीं। तो ये सारे पैसे केंद्र में इकट्ठा करके करेंगे क्या? तो हमारे लिए स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था पे, समाज व्यवस्था पे और पूरे ये जो अनुशासन को रखते हुए प्रशासन की क्या व्यवस्था होगा, और पुलिस राज में हमें तो ऐसा विवेकपूर्ण राज चाहिए जिसमें पुलिस भी अपना अंग निभाए, मगर उसमें स्वास्थ्य विभाग और समझदारी से प्रशासन चलाने के लोगों को की अगुवाई हो, ये हम चाहते हैं। मैं अभी फिर से उषा और अपार को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि अगला चर्चा शिक्षा और स्कूलों पे होगा। अभी कई तो एग्जाम नहीं है, कई तो परीक्षा नहीं है, कई तो अगले साल का क्या होगा वो मालूम नहीं है। बच्चे जो इतने मुश्किलात से अपने शिक्षा पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्कूली शिक्षा या यूनिवर्सिटी की शिक्षा, उनके लिए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। अभी कुछ ही दिनों में कल लोग कौन चर्चा में भाग लेगा और कौन से दिन होगा वो आपको हम बता देंगे। आप सबसे निवेदन है कि आप भी जुड़े। पुनः अपार और उषा, आप दोनों ने मेरा मन तो भर दिया है आज और बहुत सोचने के लिए मौका दिया है। हम बहुत बहुत लोकतंत्रशाला के ओर से, मजदूर किसान शक्ति संगठन की ओर से और अन्य जितने संगठन हमारे साथ जुड़े हुए, सबसे मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।